हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे भारतीय भूगोल की एक और क्लास में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है हमारा भारतीय भूगोल का। और CET +2 जो हमारा एग्ज़ाम अब आने वाला है उसके संदर्भ में RRB जो NTPC है और हमारे जो RRB के जो RPF है उसका भी स्टेटस डाल दिए गए हैं विद्यार्थियों। SSC की जो परीक्षाएं हमारी चलती रहती हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों इसके अंदर। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है और बिना देरी किए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। जो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत जो हमारा देश है, देखिए ब्राज़ील, कनाडा और रूस, ये जो तीनों देश हैं हमारे भारत से बड़े हैं, जबकि भारत इन तीनों देशों से छोटा देश है। भारत क्या है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है विद्यार्थियों। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव भौगोलिक यानी बायो जियोग्राफिकल कितने हैं। जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं हमारे भारत में। तो आप हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10, जो 10 है। हमारे भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो हैं 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे देश को विभक्त या बांटा गया है। देखिए हमारा जो पहला है वो है पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात कही जाए तो हिमालय क्षेत्र हो जाता है हमारा हिमालय। और तीसरे की बात की जाए तो हमारा हो जाता है मरुस्थलीय। चौथा हो जाता है हमारा आर्द्र शुष्क क्षेत्र। पांचवा हो जाता है पश्चिमी घाट क्षेत्र। छठवां जो होता है हमारा वो होता है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। हमारा होता है एक है हमारा गंगा का मैदान। आठवां हो जाता है तटीय क्षेत्र। नौवां है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 10वां क्या हो जाता है हमारा द्वीपीय क्षेत्र। जो हमारे कितने हो जाते हैं ये टोटल 10 हमारे जैव भौगोलिक क्षेत्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कंडीशन लागू होती है। क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया था रेलवे NTPC में। तो तब इसकी राजधानी की बात की जाए तो तब इसकी राजधानी क्या थी? तब इसकी राजधानी हैदराबाद थी। देखिए अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ हमारा तेलंगाना। क्या हुआ? तेलंगाना क्या हुआ? हमारे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 को हमारा जो आंध्र प्रदेश है उससे तेलंगाना राज्य अलग हो गया। तो इन दोनों के बीच समझौता क्या हुआ कि 10 साल तक दोनों की संयुक्त राजधानी तो हैदराबाद रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद क्या है आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बदलनी पड़ेगी। जिसको क्या और 10 साल बाद जो होगी हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तेलंगाना होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। जो नागालैंड है उसकी राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाती है? कोहिमा। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर हम बात करें कि नागालैंड की स्थापना कब की गई या कब हुई, इसकी हुई 1963 में। हमारा जो नागालैंड राज्य है वो 1963 में बना था। और नागालैंड के बारे में एक बात और है कि यह क्या है, जो हमारा म्यांमार जो देश है उसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला देख क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो वैली ऑफ फ्लावर्स जो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है हमारा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। फूलों की घाटियाँ वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। जो भारत में जो सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं वो कौन से हैं? वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन। क्या हो जाता है? पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। अगर भारत में जो पर्णपाती वन है इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय। क्या है? उष्ण
कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय, एक तो शुष्क हो गए, एक हो गए आर्द्र। और जो ये वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 70 से लेकर 150 जो सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कितने पर, 70 से 150 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन वंश लिखा हुआ है यहाँ पर है सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक खालिस्तान जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, मैग्रोव। जो मैग्रोव वनस्पति है वो हमारे सुंदरवन में पाई जाती है। अगर हम बात करें सुंदरवन की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, जो सुंदरवन जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है। कहाँ पर, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। ये लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में फैला हुआ विशाल डेल्टा है। और अगर हम सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है। जो भारत के कुछ भाग हैं उनमें मिट्टी का जो लाल रंग है उनके होने का क्या कारण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है कि फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी क्या है, जो जल धारण क्षमता है वो कम होती है। इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कम होती है। अगर हम लाल मिट्टी की बात करें तो इसकी क्या है, एक तो जल धारण क्षमता कम होती है, यह क्या होती है, ये कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, ये कम उपजाऊ भी होती है। इसमें जो फॉस्फेट अम्ल है, कार्बनिक तत्व है, जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन की कमी क्या होती है, इसमें कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का मैदान कौन से प्रकार कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है। जो कृषि प्रयोजन है उसके लिए मिट्टी का कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सैलाबी। सैलाबी मिट्टी क्या होती है, जो नदियों द्वारा जो अपने साथ बहाकर जो लाती हैं, जो नदी जो कि बहुत नदियाँ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको क्या कहते हैं, सैलाबी मिट्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैलाबी के साथ साथ इसको खादर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, खादर मिट्टी भी कहते हैं। और ये अत्यंत उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने भारत में नदियों की प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। जो भारत सरकार ने भारत में खालिस्तान नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितनी प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, 10 प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। अगर हम इन 10 प्रमुख 10 नहीं है, इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था 2 नदियों के ऊपर इसमें। तो इसमें क्या है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर नदियों की बात करें कि जो कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसमें है गंगा है, यमुना है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, नर्मदा हो जाती है हमारी, चंबल हो जाती है, कावेरी हो जाती है, इसमें ब्यास भी है, ब्यास के साथ साथ ताप्ती गोदावरी और चिनाब, कृष्णा तथा सरस्वती इसके अंतर्गत आती है। कितनी नदियां हैं, 12 नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। जो कौन सी नदी है इनमें से जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी जो नदी है वो कहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती
है। अगर हम कावेरी नदी की बात, उद्गम की बात करें कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है जो महाबलेश्वर है। कहाँ से? महाबलेश्वर के पास से इसका क्या होता है, पास एक झरने से इसका क्या होता है, कृष्णा नदी। सॉरी सॉरी, ये मैं कृष्णा नदी का बता रहा हूँ आपके लिए। अगर हम कावेरी नदी के उद्गम की बात करें यहाँ पर, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है जो कर्नाटक है, उसका जो कुर्ग जिला है, वहाँ पर गिमगिरी, जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की क्या होता है, पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक में जो कुर्ग जिला है, वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कावेरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और लगभग ये 805 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में से निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो इसका इसका जो उद्गम होता है वो होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर के पास स्थित एक झरने से किसका होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जा गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और लगभग ये अपने 1400 किलोमीटर की क्या करती है, यात्रा तय करती है। अगर हम घग्गर नदी की बात करें, तो घग्गर नदी हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया तथा इसे 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, जो कान्हा है जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। जो एशिया है इसका सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा असम में ये हो जाएगा। अगर बात करी जाए असम में, तो जो हमारी डिगबोई क्या है, डिगबोई जो रिफाइनरी है, डिगबोई रिफाइनरी है वो एशिया की पहली रिफाइनरी है। क्या है ये, एशिया की सबसे पुराना तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो असम में है, डिगबोई क्षेत्र है। और डिगबोई जो रिफाइनरी है वो एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत ही हुई थी 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कुंडलन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कुंडलन कुलम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। ये 1988 में भारत और सोवियत संघ के बीच समझौते के तहत लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 शब्दों में से एक वर्ग समूह ऐसा है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं। देखिए, नरम कोयला, पत्थर का कोयला, भूरा कोयला
ये तीनों ऑप्शन नंबर ए कोयले से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवर राइन बंदरगाह है, तो वो क्या हो जाएगा, कोलकाता का जो बंदरगाह है वो रिवर राइन बंदरगाह नदी तटीय बंदरगाहों के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें ये कहाँ पर है, ये हमारा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में है। और किस नदी के किनारे है, ये है हमारा हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये क्या है, ये है एक तटीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है। जो नवीनतम हमसे पूछ रहा है, जो नया है, जो हमारे जो तीसरा है वो कहाँ कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है यहाँ पर, भारती हो जाता है। ये कौन सा है, ये हमारा तीसरा रिसर्च बेस है अंटार्कटिका में। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है हमारा दक्षिणी गंगोत्री हो जाता है पहला, और जबकि जो मैत्री है वो हो जाता है हमारा दूसरा। अगर हम पहले की बात करें कि ये कब स्थापित किया गया, तो ये किया गया था हमारा 1983 में। और दूसरे की बात करें तो लगभग ये 1988 या 89 में। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये किया गया था हमारा 2012 में इसको स्थापित किया गया था। अब अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम है भारती, जो कि हमारा तीसरा रिसर्च बेस है। ये कब किया गया था, 2012 में। अगर हमसे पहला पूछे तो दक्षिणी गंगोत्री ये हमारा प्रथम है, ये इसको कब किया गया था, 1983 में। और दूसरे की बात करें तो मैत्री है, और इसको 1988-89 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है, तो कौन सा है, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारे केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि जो बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। जो ये किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, जो हमारा ये मंदिर है हमारा, ये है तंजौर, सॉरी ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर तमिलनाडु में ये स्थित है। और ये किसको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको विश्व जो धरोहर सूची है या विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म। तो आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे जो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, हमारे जो सभी सब्जेक्ट के हैं, वो आपको मिलते रहें। और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।